हेलो एंड वेलकम बैक इन द फिजिक्स बाय जेके सर क्लास 12 की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग आज पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पर, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल और उसकी वजह से एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी प्रॉपर्टीज। अगर आपने वही नहीं देखा है तो आप वो एक बार देखना। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है देखना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड। और फील्ड भी हम दो टाइप पे, एक तो एक उसके एक्सिस पे निकालेंगे और एक उसके इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सिस पर। क्या होता है इक्विटोरियल एक्सिस वो हम बात करेंगे। और फिर निकालेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, यानी क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। एक टॉर्क को भी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का इस टॉपिक का रहेगा ऑब्जेक्टिव, है ना। क्लियर। चलो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है देखो। आपको पहले सबसे पहले तो पता चल रहा है कि नाम से देखो ना कि डायपोल। अच्छा सर, यहाँ पे दो पोल की बात हो रही है, जैसे मैग्नेट में होता है कि दो पोल। हाँ सर, मैग्नेट में होता है ना दो पोल, डायपोल होते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एन और एस। मैग्नेट के अंदर दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, ये आप लोग जानते हो, है ना। एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, या हम कह सकते हैं आइसोलेटेड पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो वापस दो मैग्नेट बन जाती है, ये आपको पता है, सब जानते हैं। और चार्ज की हम बात करें तो हमारा जो मोनो मोनो चार्ज होता है, या सिंगल चार्ज होता है, मोनो चार्ज क्या है, वो एग्जिस्ट करता है। ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक चार्ज, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज एग्जिस्ट करता है। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वो क्लियर, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक का डाइपोल, यानी मैंने कहा दो चार्ज लेके एक अपने को डाइपोल बनाना है। मैंने कहा ठीक है, डाइपोल में तो ये होता है कि भाई जैसे मैग्नेट के डाइपोल, इसमें ये होता है कि दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऑपोजिट नेचर लेना होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यानी आपने नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों लिए, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो इनको शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिया, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिया। इसी पूरे सिस्टम को, इसी इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन टू opposite नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड। देखा, इधर माइनस क्यू है तो इधर प्लस क्यू है। सेम मैग्नीट्यूड चार्ज आर प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अगर हमने दो ऑपोजिट नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लिए और उनको बहुत ही क्या है, स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी एक माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज, है ना। उनकी जो डिस्टेंस है इनके बीच की, वो शॉर्ट डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस हम क्यों लेते हैं, 2a लेते हैं। 2a क्यों ले रहे सर, 2a इसलिए ले रहे हैं, d डिस्टेंस भी ले सकते हो, लेकिन 2a इसलिए रहे कि हमें इसके मिड पॉइंट से बहुत काम पड़ेगा। तो मिड पॉइंट में फिर जो डिस्टेंस होगी, इधर a होगी और इधर भी a होगी। कोई दिक्कत, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इन दोनों को आपने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिया है, ये, ठीक है। और इस शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है,
2a शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया कि अगर आपने दो सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट नेचर के चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया, वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट में डायपोल होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। वहीं से अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हमारा जो मैग्नेट चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि आपका जो मैग्नेट है, इन दोनों मैग्नेट के दो पोल है एन और एस, है ना, इसमें इनकी पोल स्ट्रेंथ होती है, एक की माइनस एम होती है तो एक की प्लस एम होती है, ये पोल स्ट्रेंथ, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एल डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच की। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू एक पोल की स्ट्रेंथ इंटू इनका सेपरेशन या इनके बीच की डिस्टेंस। इसी बेसिस पे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अगली हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा राजा, कि सर इसका मतलब तो ये आप यहां से कंपेयर करने को बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है उसको हम P से शो करेंगे। जो P है वो क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड यानी Q और इनके बीच का सेपरेशन, बिल्कुल बिल्कुल आपका सेपरेशन, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, P आ गया मैग्नीट्यूड, Q इंटू 2a। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो हमारा जो प्लस Q और माइनस Q होता है, देखना इधर समझना, वापस से डायग्राम बना रहा हूं, ये माइनस Q है और ये चार्ज आपका प्लस Q है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी 2a डिस्टेंस है। तो ये जो डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम P वेक्टर बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो P वेक्टर अगर आप लिखोगे Q इंटू 2a, जो ये P कैप डायरेक्शन है वो क्या होगी आपके, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगी माइनस Q से माइनस Q टू पॉजिटिव Q, टुवर्ड्स माइनस Q टू पॉजिटिव Q, या फ्रॉम माइनस Q टू पॉजिटिव। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आगे बढ़े, है कि नहीं। चलो भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है ये देख लो भाई। इलेक्ट्रिक डायपोल जो मैंने आपको बताया वही वापस देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है कि सर P वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का सेपरेशन, और P कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस Q टू प्लस Q, यानी इस डायरेक्शन में P वेक्टर होगा। क्लियर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सर ये इधर माइनस लिख रहे हो तो क्या इधर में प्लस Q, तो हाँ इधर माइनस Q लिख दे। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो P वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना, माइनस Q से प्लस Q। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अगर यूनिट की बात करूं, मैं क्या बात करूं, यूनिट की। अगर इसका यूनिट अगर मैं देखूं तो इसका यूनिट आएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो यहां से यूनिट आ गया, P क्या है डायपोल मोमेंट, Q क्या है कूलॉम, और ये क्या है सेपरेशन, तो कूलॉम इंटू मीटर, कूलॉम इंटू मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी कि सर कूलॉम की डायमेंशन और मीटर की डायमेंशन, है ना। तो मास तो है नहीं, तो m0, मीटर कितना है, लेंथ कितनी एक, तो L1, और ये जो आपका है चार्ज की होती A1 T1, है ना, A1 T1, तो T1 इंटू A1, ये आ गई आपके इसकी डायमेंशन, क्या आ गई, डायमेंशन। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हो गया कि सर ये तो पेयर है, प्लस चार्ज का और ये माइनस चार्ज का, क्या है, पेयर है, ठीक है भाई। ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज का पेयर है। अब ये देखो, ये जो
अब हमारे पास में जो मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स में भी तो प्लस और माइनस रहते हैं, तो उनकी वजह से मतलब उनका मटेरियल का भी क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट रहता है। क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट रहता है। क्लियर, डाइपोल मोमेंट। ठीक है भाई, पढ़ते हैं। तो हमारे पास में जो मटेरियल होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, पहले है पोलर मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी है थोड़ी सी, इसमें देखना। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है कि इन दीज मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, यानी अलग अलग है। इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं रहते। इसका मतलब therefore they have a permanent electric dipole moment when even in the absence of electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तो भी इनका क्या रहेगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। जैसे आप H2O की बात करें, क्या बात करें, H2O मॉलिक्यूल की अगर बात करूं मैं, तो H2O का आप स्ट्रक्चर होगी O, ये H और ये H, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर मान लो यहां पे H पॉजिटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है, मान लो H प्लस, ये H प्लस, तो O पर दो माइनस है, एक माइनस इसका, एक माइनस इसका। तो ये जो प्लस और माइनस का जो पेयर बना है, ये जो एक प्लस और माइनस का पेयर बना है, ये एक इसका डाइपोल मोमेंट होगा, एक ये जो पेयर बना है इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो टोटल डाइपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, ये P है और इसका P है, तो इस डायरेक्शन में इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। यानी इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो या चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, है कि नहीं। क्लियर, आई बात समझ में। चलो भाई आगे बढ़े। देखिए, ठीक है, समझ गए आप। जो पी नेट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये थे आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। ये कौन होते हैं, ऐसे क्या, ऐसे कौन होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो, उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं होता है ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं आता, इसलिए उनका डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। अब बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरे क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी जिनके मॉलिक्यूल्स के सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एट्स लाइज एट सेम प्लेस, देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। डाइपोल मोमेंट जैसे CO2 की बात कर लो अपन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, ये आपका O, ये कार्बन, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर इसका माइनस, ये प्लस। अब आप इसमें देखिए तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो एकदम सही बात बोली कि ये प्लस और माइनस अगर ये डाइपोल मोमेंट का पेयर बनाएंगे, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, ये P इधर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस इधर होगा, क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, माइनस से प्लस क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो P नेट क्या आ गया, P नेट तो क्या आ गया, जीरो हो गया, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। क्लियर। तो ये आपके CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब समझना पहले कैसे। ये मेरे पास में एक डाइपोल है, -q और ये +q, ये इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को इस डाइपोल की वजह से, क्योंकि दोनों डाइपोल के पास चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक मैंने लिया पॉइंट लिया P इसी लाइन के आगे, यानी अलोंग दी एक्सिस, ये एक्सिस है, अलोंग दी एक्सिस एक P पॉइंट लिया, ये है अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस, ये P पॉइंट है। इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना है। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस, कोई दिक्कत। दूसरा मैंने बोला कि वापस बनाओ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना,
मैंने कहा ठीक है भाई, माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसकी डिस्टेंस 2a। मैंने कहा एक इसके जो सेंटर पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है जिसको इक्विटोरियल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल। इस लाइन पे कहीं पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई। ठीक है भाई, इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वजह से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ इधर होगा, है ना, E माइनस क्यू, और इसकी वजह से इधर होगा। क्यों क्यों लिख रहा है? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है प्लस क्यू। तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा किधर भी आएगा, अभी नहीं बता रहा, सब अभी बता दूंगा तो फिर आगे डेरिवेशन में क्या करेंगे। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इसको बोलेंगे इक्विटोरियल, वो हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत? ये दो चीजें फाइंड करनी थी, अलोंग द एक्सिस और दूसरा है एट इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल एक्सिस या लाइन या अलोंग द एक्सिस। तो हमें कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, पहला एक्सिस पे और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। एकदम सिंपल है, डाइपोल आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, बेचारे की परिभाषा है और इसके दो ये डेरिवेशन है, खत्म बात, और एक टॉर्क आ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं बोलता आपको। क्लियर? हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। कहां पर? एक्सिस पर हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्लियर? चलो भाई, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें, तो सबसे पहला केस लेता हूं एक्सिस पे। तो देखो इस टाइप की आपको डेरिवेशंस करने के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होगी। सबसे पहले कि आप उस डेरिवेशन का क्या बनाए? डायग्राम बनाए। उस डेरिवेशन का जब डायग्राम आप बनाओगे तो आपको क्या होगा, उसके बाद में जो लिखने वाली थ्योरी है वो आपको क्लियर हो जाएगी। क्या थ्योरी लिखनी है वो आपको क्लियर हो जाएगा, डायग्राम को देख के लिख सकते हो। और डायग्राम बनाने को तो आपको पता चल जाएगा क्या फाइंड करना क्या नहीं फाइंड करना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है। मैंने बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। तो पहले सबसे पहले मैं बनाता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने एक नेगेटिव चार्ज इधर लिया, ठीक है, और इसका जो 2a डिस्टेंस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस है इनके बीच, ठीक है। ये इनका सेंटर पॉइंट है। अब यहां पर इस डाइपोल से इसके एक्सिस पर, एक्सिस क्या होगा इस डाइपोल का? ये इसका एक्सिस होगा। ये जो है ये जा रहा है, ये आगे जाएगा, ये इसका एक्सिस होगा। तो इस एक्सिस पर कोई पॉइंट मैंने P लिया है और इस O से R डिस्टेंस पर मुझे इस P पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सिस, ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। कोई दिक्कत? ठीक है, हमें पता है कि ये पूरा डाइपोल की जो दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 2a, तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? a, और यहां से यहां तक भी क्या है? a। क्लियर? ठीक है, अब इतना डायग्राम बना लिया तो अब हम इस डायग्राम की थ्योरी लिखते हैं इसी को देख के। ठीक है, क्या लिखेंगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रखा है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of charge minus q and plus q having separation 2a between them, having separation 2a between them। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है? ठीक है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है? हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि लेट P इज द पॉइंट ऑन एक्सिस एट R डिस्टेंस फ्रॉम O। ठीक है, क्लियर? इस O से क्या है? R डिस्टेंस पे पॉइंट है। जो मैंने डायग्राम में था वो मैंने लिख दिया। ये आपको कभी रटना नहीं है, आपको डेरिवेशन में जो डायग्राम बनाओगे उसकी थ्योरी लिखनी है।
डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे आपके बोर्ड में पूछा तो आपको इतना पूरा लिखना है, तभी तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स ऐसे बटे हुए होते हैं। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि सर ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन ऑफ लॉ से देखते हैं कि सारे चार्जों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे उसका वेक्टर सम है ना। तो यहां पर ई एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। तो जो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस जो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों का क्या है, वेक्टर सम। क्या है? वेक्टर सम। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं और फिर इनका वेक्टर सम कर लेंगे। ठीक है? अब यहां पर पहले इसकी डायरेक्शन देखो। अगर मान लो मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से, है ना, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखिए इधर मैंने लिखा भाई ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो ये वेक्टर लिख दिया। अब पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखिए। आपको पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर के लिख दिया कांस्टेंट, Q अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब R की बात करेंगे हम लोग। डिस्टेंस की बात अगर आप करो तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है, अब देखो इधर इसकी डिस्टेंस देखो, पॉइंट माइनस चार्ज क्या है यहाँ पे, यहां से लेके ये यहां तक P की डिस्टेंस मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान से, यहां से लेके ये पूरी यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, ये O से P तक की डिस्टेंस है R और ये आगे A है, तो ये डिस्टेंस हो गई R प्लस A। तो यहां पर मैं लिख दूंगा R प्लस A का स्क्वायर। और आपको पता है अब इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो डायरेक्शन को समझो थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो मैं बोलूं कि नेगेटिव चार्ज है यहां पर और पॉजिटिव पॉइंट P है यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन जिस तरफ है अंदर की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो ये हो गया माइनस क्यू चार्ज की तरफ से। ये मेरा जो पॉइंट, मेरा जो ये डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज, है ना। तो ये मेरा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, ये P वेक्टर है माइनस क्यू से पॉजिटिव। तो इस P के डायरेक्शन देखना चाहूं तो ये माइनस का P कैप, माइनस का P कैप क्यों, क्योंकि P इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, और आगे माइनस लगा देना, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हम जो ले रहे हैं डाइपोल मोमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है? टुवर्ड्स लेफ्ट लिख के भी आप काम खत्म कर सकते हो, जब आप वेक्टर सम करो तब नेगेटिव लगा देना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या आया, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितनी है, अब यहां पे देखो आर, आर देखो
अब यहां पर मेरा प्लस क्यू चार्ज यहां पर है ये, और पी यहां पे है, तो ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। आपको पता है कि ये पूरी डिस्टेंस ओ से ए तक की आर है, और ये यहां ओ से क्यू तक की डिस्टेंस ए है, तो ये हो जाएगी आर माइनस ए। ठीक है, आर माइनस ए। तो ये जो डिस्टेंस लिख दूंगा आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये उसी डायरेक्शन में है तो पी कैप उसी डायरेक्शन में। कैसे, देखो इधर अब मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे दूर, तो इस पॉइंट पर जो होगा इस डायरेक्शन में होगा ई प्लस क्यू। आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री है ना। और आपको पता है एक चीज और, कि प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट के ज्यादा पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा वो ज्यादा होगा, माइनस क्यू वजह से कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एक्सिस का, है ना, तो वो क्या आएगा, आपको पता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ई एक्सिस, अब आपको पता है ज्यादा में से कम माइनस करूंगा तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर में से माइनस करूंगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और इनकी ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन ये आएगी भाई, ये कम है इधर है तो माइनस हो गया, तो रिजल्टेंट ई एक्सिस क्या आएगा, ये आएगा। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी कैप। ठीक है, अभी हम लोग को पता है, मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में लिखे, पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल के फटाफट इसका निकाल देते, फिर डायरेक्शन पता है पी कैप होगी। ई एक्सिस हो गया। अब इन दोनों का मैंने क्या किया, के क्यू तो क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करें, के क्यू बाहर पड़ा है। अब मैंने इनका ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई इसमें तो ई एक्सिस जो है मेरा वो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, यहां पर अब देखो के क्यू बाहर पड़ा है, नीचे इसका आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये भी पड़ा है। अब देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर में खोलूंगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, माइनस का साइन ये वाला, ये लो भाई माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट आर माइनस ए का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए। कोई दिक्कत, सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, के क्यू। ठीक है, ये देखो नीचे क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर को भूल जाओ, तो आर माइनस ए आर प्लस ए क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया, अब देखो ऊपर क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, अब माइनस के साइन की मल्टीप्लाई सबसे करूंगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2r ए। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर आर स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का कट गए, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में बचा ई एक्सिस जो है वो क्या बचा, मैग्नीट्यूड में के क्यू पड़ा है ना, इधर बचा 4 2 और 2 4r ए अपॉन ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, ये आपको पता है। तो मैं इसको मोमेंटम के फॉर्म में, है ना, अब इसको मोमेंटम के फॉर्म में लेके आऊंगा, डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, मोमेंटम नहीं डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लाऊंगा। ई एक्सिस क्या आएगा, मोमेंटम के फॉर्म में अगर देखे तो आएगा Q इंटू 2a को तो आप लिख दो P, तो K तो पड़ा है। अच्छा ये 4 था, उस 4 का मैंने 2 यहां रख दिया और 2 इसको Q A के साथ लिख दिया, ये A के साथ लिख दिया, तो ये Q इंटू 2a ऐसे लिख दिया अपॉन क्या है
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई एक्सिस आ गया मेरे पास में, Q इंटू टू ए को P लिख सकता हूं, तो 2kp अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर ये आर भी है ना, आर भी है, एक 4 आर है ना, तो 2q आर भी है, तो ये 2kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में एक्सिस पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी इसमें भी ट्विस्ट है, देखना इधर। तो मैं आगे बढ़ू, इस पे लिख देता हूं कि हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाला कि ई एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, 2kp आर अपॉन रूट में ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, जब आपकी सेपरेशन, ध्यान देना ये भी फॉर्मूला ही है, ये कब है, जब आपका इन दोनों के बीच में जो माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, जो आपका माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में जो 2a डिस्टेंस है, और आपने जो यहां से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P लिया है, r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P लिया है, इनके बीच में ज्यादा आपका डिस्टेंस का ज्यादा डिस्टेंस का गैप नहीं है, मतलब 2a भी और r भी लगभग लगभग क्या है, इक्वल है, या फिर ज्यादा गैप नहीं, ऐसा कह सकते, तब आपको ये फॉर्मूला यूज देना है। लेकिन जब आपका आर जो है ग्रेटर देन ए हो जाए, ये केस बन जाए, यानी जो आपने ओ से पी पॉइंट जो लिया है, वो इस सेपरेशन जो डाइपोल, दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन ए है, उससे बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा होगा तो किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी में कुछ छोटी सी क्वांटिटी ऐड या माइनस करते हैं तो कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। इसलिए हमारे पास में ये फॉर्मूला कुल मिला के ये हो जाएगा कि ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन इंटू आर अपॉन, देखो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या हो गया, लगभग लगभग क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में 2kp आर अपॉन आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट गया, तो ई एक्सिस आपके पास में आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। क्या गया, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आ गया आपके पास डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो ई वेक्टर, ई एक्सिस पर जो है वेक्टर 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, पी कैप। ये देखो पी लिख भी रखा है मैंने, जो पी वेक्टर है वही इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो पी कैप अलग से लिखने की जरूरत नहीं, जो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही इसकी क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, वेक्टर। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। ये एक्सिस पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली। प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाला, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाला, दोनों को क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया इन दोनों का, और यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यही काम हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन मतलब, अब देखो समझो इसको, मैं क्या करूंगा, मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज भी लिया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, ये इसका ओ पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, तो a इधर और a इधर। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। अब इसके इक्विटोरियल लाइन पे हम क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इक्विटोरियल लाइन होती क्या, इक्विटोरियल लाइन होती है जो इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन जो जाती है, ये इसकी इक्विटोरियल लाइन है। इस इक्विटोरियल लाइन पर यहां पर कोई पी पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को बनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि सर ये जो इसको जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पॉइंट की, ये और इसकी ये लाइन ज्वाइनिंग क्यों मिला रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। अब यहां पर
इस पी पॉइंट पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से, ये पी पॉइंट है, माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत, ये ई माइनस क्यू, ठीक है। और प्लस की वजह से अगर मैं बताऊं, अगर ये एंगल हमने थीटा एंगल पे लिया है, क्या लिया है, ये भी थीटा एंगल है, तो आप देखोगे जो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई प्लस क्यू, वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस दूर होता है ना, अवे होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इस डाइपोल की जो लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूं तो आपको पता चलेगा कि सर ये थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा है। ये मैंने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम बनाने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद में वही डेरिवेशन में काम है कि हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आई बात? कितना सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है कि नहीं। चलो भाई लिख देता हूं, जो मैंने डायग्राम है बनाया वही लिखना है, कोई अलग गणित नहीं है इसमें। आप अपने लैंग्वेज में लिखो इसको, और रटोगे तो चीजें नहीं होगी। मैंने कहा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of minus q and plus q charge having separation 2a. Let a point P on a point P ऑन इक्विटोरियल लाइन, कहां पे, इक्विटोरियल लाइन एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ओ से आर डिस्टेंस पे। बस ये डायग्राम की थ्योरी लिख दी हमने, काम खत्म। कोई दिक्कत है क्या? जो है आपने बनाया वो लिखना है बस। अब मुझे क्या निकालना है, इस O पॉइंट से R डिस्टेंस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और मैंने दोनों चार्ज की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूं, ये लिख चुका हूं डायरेक्शन के साथ। अब आपको ये दिमाग लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट लगेंगे, ध्यान रख लेना कि सर दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो मैं पूरा लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्विटोरियल इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो अब मेरे को दिक्कत क्या हो गई कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना तो एक्स एक्सिस में अलाइन है ना वाई एक्सिस में, ये थीटा एंगल पर है। क्या है? थीटा एंगल पर है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत ये हो गई कि सर ये तो थीटा एंगल पर है। कोई बात नहीं, थीटा एंगल पर है तो हमें निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए कि भाई अगर कोई भी वेक्टर थीटा एंगल पर होता है, क्या होता है, थीटा एंगल पर, तो अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल पर होता है, ये भी क्या है, थीटा एंगल पर होता है, तो उसके कंपोनेंट लेते हैं, यस या नो, एक्स और वाई में। तो इस प्लस क्यू का एक कंपोनेंट होगा इधर ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा बना था कॉस थीटा, और इधर होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? ऐसे ही आपका माइनस क्यू, इस माइनस क्यू, ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये होगा इधर ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये ऊपर प्लस क्यू साइन थीटा है और इधर माइनस क्यू साइन थीटा है। आप क्लियरली देख सकते हो, वी कैन सी परपेंडिकुलर component of E minus Q and E plus Q are opposite and equal in magnitude। क्या बात है भाई, equal in magnitude, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो वो क्या कर देंगे, दे कैंसल ईच
ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इन दोनों की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई योगदान होगा ही नहीं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा, इनकी वजह से, और ये दोनों ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन, तो ऐड हो जाएंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P इज, ऑन पॉइंट P इज क्या होगा, E इक्विटोरियल, दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपके सामने ये लिख दूं E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा। इससे पहले यहां पर एक चीज लिख दो कि भाई ये यहां पर निकाल देता हूं कि इसके बाद में कि E जो प्लस क्यू है वो कितना होगा और E माइनस क्यू कितना है। आप देखो कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू है इस डायरेक्शन में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या, अगर ये A है ये R है तो ये हो जाएगी रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे ही आपका माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन यही R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप इजीली कह सकते हो कि सर E प्लस क्यू है और E माइनस क्यू है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। यानी अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा वो आपका 2E प्लस क्यू कॉस थीटा या 2E माइनस क्यू कॉस थीटा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां पर E इक्विटोरियल हो गया आपके पास में 2 इंटू, देखो क्या वैल्यू इसकी, के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप पीछे ट्रायंगल में देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा पता है क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, ए, ये है ना, यहां से यहां तक ए, और हाइपोटेनस ये वाली वो होती है रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, E इक्विटोरियल जो है वो हमारे पास में आ गया 2KQ अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो है ही, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई A अपॉन R अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अभी हमने निकाला। ठीक है, आपको पता है कि सर E इक्विटोरियल आ गया 2KQ इंटू A अपॉन, देखो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है, ये रूट में मतलब पावर 1/2 है, तो टोटल हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 बोले तो 3/2। अब यहां पर भी भाई सेम केस कि सर R इज ग्रेटर देन A है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास में जो E इक्विटोरियल आएगा वो क्या होगा 2KQA अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लगभग क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर की पावर 3/2। और आपको पता ही है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, तो यहां पर E इक्विटोरियल आ गया K और 2QA को लिख दिया मैंने P अपॉन, देखो R स्क्वायर और ये 3/2 से 2 से 2 कट गया तो R क्यूब। ये आ गया E इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखे हम लोग तो हो जाएगा, आपको पता है KP अपॉन R क्यूब तो मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, आपको पता है रिजल्टेंट डायरेक्शन कहां आई है, ये वाली डायरेक्शन आई है, और हमारा
जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर इस डायरेक्शन, तो पी की क्या है, ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है, इक्विटोरियल पे पी के ऑपोजिट, यानी माइनस का पी कैप, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, इसमें पी वेक्टर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ये लोग लगा देंगे माइनस का पी। ये आपका क्या गया, वेक्टर फॉर्म आ गया, क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत, हमने दोनों देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्विटोरियल लाइन, कोई दिक्कत। तो दोनों में क्या है, आप देखो इसको ध्यान से, ई एक्सिस आया हमारे पास में 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई इक्विटोरियल लाइन पे आया kp अपॉन आर क्यूब, यानी ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। तो एक्सिस पर ये आया है आपका ई एक्सिस यहां पर, और इस केस में ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये आपका आया है इक्विटोरियल, यहां पर ये आया है ई इक्विटोरियल। क्लियर, आप इनको ध्यान से देखें तो ई एक्सिस का और ई इक्विटोरियल का जो रेशियो है, ये देखो ये 2 टाइम्स है ना केपी अपॉन आर क्यूब के, तो 2:1 है। ये यहां से क्वेश्चन भी पूछेगा, ध्यान रख लेना, ये क्या है, 2:1 है, यानी जो ई एक्सिस है वो इक्विटोरियल का ट्वाइस होता है। क्या होता है, इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब आगे बढ़ने का टाइम है, चले बढ़े आगे, चलो भाई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमें लेना है और उसको कहां रखना है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइन और इक्वल स्पेस पे। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई वेक्टर। ये हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रखता है, सेम रखता है। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख लिया, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है और ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है। एक मैंने थीटा एंगल पर क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया थीटा एंगल पर, कोई दिक्कत। और आपको पता है इसकी डिस्टेंस क्या है, 2a डिस्टेंस है। इतना मैंने रख दिया, इतना रखते ही हमें इसकी डेरिवेशन है तो थ्योरी लिख देनी है। क्या लिख देनी है, थ्योरी लिख देनी है। लिखो भाई, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंगल थीटा इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया तो क्या होगा कि सर दो चार्ज है, एक इधर माइनस क्यू चार्ज है, एक इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा और प्लस क्यू चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा। प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा एफ प्लस क्यू, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, आपको बता रखा है, याद करो। और जो माइनस क्यू चार्ज पे लगेगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू पर ये लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर, तो ये हो जाएगा एफ माइनस क्यू, ठीक है। निकाल लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमने डायग्राम बना लिया है, डायग्राम में लिख दिया तो यहां पे भी लिखा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है भाई, क्या होगा, एफ प्लस क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज क्यू पर फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सर प्लस का चार्ज है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ई, क्यू ई, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखे तो क्यू और ये ई डायरेक्शन, क्यू ई। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, भाई माइनस क्यू चार्ज पे भी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एफ वेक्टर माइनस क्यू चार्ज पे आएगा
क्यू ई मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो माइनस लिख दिया ये। अब आप क्लियरली कह सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि सर इलेक्ट जो प्लस क्यू और माइनस क्यू फोर्स है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction। जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, कपल फॉर्म करता है। क्या करता है, दे फॉर्म ए कपल फोर्स, कपल है ना, कपल और टॉर्क बनाएंगे, कपल बनाएंगे। यानी ये जो आपको एक यहां पे बना के दे दो कि ये ऐसे है डाइपोल, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ, उतने ही सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है इस डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स तो क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन एक कपल क्रिएट करते हैं तो इस वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। क्या होगा, रोटेशन होगा। टॉर्क हो गया, आ गया मतलब रोटेशन। 11th क्लास याद करो, तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। क्या होगा, इसको घुमाएगा, अपनी एक्सिस पे रोटेशन कराएगा, तो ये रोटेट करेगा, तो दे फॉर्म ए कपल टॉर्क। और जो टॉर्क जो होता है, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। टॉर्क जो आप निकालते हो वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, बिटवीन फोर्सेस। तो मेरे को टॉर्क निकालना है। अब यहां पे ये तो डिस्टेंस क्या है, 2a है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, ये वाली चाहिए। वो वाला देखो डायग्राम पूरा यहां उठा दिया मैंने, तो ये थीटा एंगल पर है, ये 2a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी आप निकालो, ये वाली डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से, है कि नहीं। परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस अगर मान लो मैं जो d डिस्टेंस मानू, तो d अपॉन 2a, तो ये d आ गई 2a साइन थीटा। यानी टॉर्क जो आया है वो आया है फोर्स की वैल्यू है आपका q इंटू ई मैग्नीट्यूड, है ना, है कि नहीं, और 2a साइन थीटा, यस या नो। और आपको पता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, बस। तो टॉ इज इक्वल टॉर्क आ गया Q इंटू 2a को तो P लिख दिया, तो P ई साइन थीटा। क्या गया, P ई साइन थीटा। या इसको लिख सकते हैं टॉ, वेक्टर फॉर्म में टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, है कि नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई P ई साइन थीटा है, मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यस या नो, है कि नहीं। अब इसके मान लो अलग अलग केसेस अगर लूं, तो ये देखो पहले क्या होता है कि ये मैंने थीटा एंगल पर लिया। अब ये क्या करेगा भाई, थीटा एंगल पर है तो इस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा पीई साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। यानी जब आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो पहला जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क आ जाएगा 0। जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क क्या आ गया, 0। यानी ये थीटा एंगल पर छोड़ेंगे तो ये इसके अलाइन आने की कोशिश करेगा। यानी टॉ 0 है, थीटा 0 है, यानी जो आपका P एंड E आर पैरेलल, है ना, पैरेलल हो गए तभी 0 होगा। और अगर आप बोलो कि सर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो टॉर्क क्या हो गया, Pe साइन थीटा, यानी Pe, और ये क्या आ गया, मैक्सिमम। और ये कब होता है, 90 डिग्री, मतलब P एंड E इज परपेंडिकुलर। क्या है,
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं तब मैक्सिमम टॉर्क लगता है इसमें। क्या लगता है? मैक्सिमम टॉर्क लगता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? और यहां पर P इस डायरेक्शन में है तो E इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस भी है, आपको पता होने चाहिए। ये हमारा टॉर्क भी कंप्लीट हो गया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया एक्सिस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और हमने ये देख लिया टॉर्क भी देख लिया। क्या देख लिया? टॉर्क भी देख लिया। कोई दिक्कत? टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा, दोनों केस है कि नहीं? चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये डायपोल मैंने कहां रखा था? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कहां रखा था? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने इसको कहां रखा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। अब मैं अगर नॉन यूनिफॉर्म रख लूं तो सिंपल सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म में जैसे रखोगे तो उस पर दोनों चार्ज पे प्लस क्यू और माइनस क्यू पर जो लगने वाला फोर्स सेम नहीं होगा, तो वो फिर कैंसिल भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस पर जो माइनस फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ई फोर्स जो इस पर लगेगा माइनस क्यू, और इस पर जो लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स प्लस क्यू। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, तो आपको पता है कि जो फोर्स प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो ज्यादा है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? F रिजल्टेंट आएगा F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू, और जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब कुछ तो कुछ फोर्स इधर F रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा ही होगा। तो फिर कैंसिल कैसे करेंगे? कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए टॉर्क नहीं होगा। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स दिस साइड, इसलिए टॉर्क नहीं है। अगर यही P क्या है? इस डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस बार रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं? दोनों फोर्स में नेगेटिव वाले का ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्लियर? इसलिए यहां पर जो F है वो माइनस क्यू का ज्यादा हो जाएगा F प्लस क्यू से, इसलिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टिंग फोर्स इधर है। इसलिए यहां पर जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही नहीं तो फिर आपका डायपोल ये जो कैंसिल ही नहीं करेंगे तो टॉर्क आएगा ही नहीं। क्योंकि टॉर्क कब आता है? जब मान लो ये है एक पॉइंट, ये इसमें अगर मान लो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स है और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स है, दोनों में ऑपोजिट फोर्स है, तब ये रोटेशन करता है। अब यहां फोर्स इक्वल ही नहीं है तो रोटेशन कैसे करेगा? ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का ये केस है। आगे बढ़। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की जो 3 डेरिवेशन थी कंप्लीट हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई फटाफट क्वेश्चन करेंगे। द 3 charges are arranged at the vertices of an equilateral triangle ABC। ठीक है भाई, इक्विलेटरल है यानी ये 60 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी 60 है और ये भी 60 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का डायपोल मोमेंट हमें पता है, मेरा डायपोल जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये एक दोनों जब पेयर होते हैं तब एक डायपोल बनता है, और इसका मोमेंटम है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्लियर? और P वेक्टर है तो ये आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलो भाई, अगर मान लो मैं इसको माइनस क्यू लूं तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज कहां है? यहां होना चाहिए तभी डायपोल बनेगा, तो यहाँ 2 है, तो मैं इसको एक प्लस क्यू इधर लिख दूं और एक प्लस क्यू इधर लिख दूं, अलग अलग लिख दूं, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एक डायपोल बनाएंगे, और इस डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी? डायपोल बनाएंगे तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिसकी डायरेक्शन होगी इस माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी इस डायरेक्शन में। ये मान लो P, और इसकी वैल्यू क्या है? एक का मैग्नीट्यूड Q इंटू डी। इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू की वजह से एक डायपोल मोमेंट इधर बनेगा, ये भी P है, एक Q इंटू डी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और एंगल ये 60 है तो ये भी 60 है। तो हमारे पास में जो P रिजल्टेंट है वो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट में, जैसे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। वैसे आपको याद होना चाहिए कि जब एंगल 60 डिग्री होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, रिजल्टेंट √3f होता है। यार 11th क्लास में बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P इज इक्वल टू R
रूट में ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 2p² cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा रूट में 3p² बोले तो √3p और √3p की वैल्यू निकाल रखी है q इंटू डी। ये हमारे पास में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया। कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़े। चलो भाई शानदार। दो चार्ज है 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है भाई, ये आपका एक 20 माइक्रोकूलम है प्लस चार्ज है ना, और ये माइनस चार्ज है माइनस का 20 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ये एक डाइपोल है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point on the equatorial line at a distance of 50 सेंटीमीटर from the center of the dipole। यानी इस सेंटर O से कहां पर, यहां पर एक पॉइंट है P मान लो, और इस डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। याद करो R कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर है ना। तो आपको निकालना है, तो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पे सर हमें अभी पढ़ा था कि होता है kp/r³। ठीक है, तो r ये है, तो मीटर में क्या हो जाएगी 0.50 मीटर, और आपको पता है ये जो 2a है वो 1 सेंटीमीटर है ना। यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, या आप इसकी a की बात करो तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ए है ना, 2a होती है, ध्यान रखना हम ये 2a लेते हैं, तो हमें ए कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दूंगा 0.05 मीटर बस। अब p कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूले में p है, p क्या होता है q इंटू 2a। तो p तो आ गया आपके पास में, q की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो 10⁻⁻6 है ना, इंटू 2a की वैल्यू है 0.1 है ना। तो ये हो जाएगा आपके सामने 0.1 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया आपके पास में P। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल निकालने के लिए क्या कर देंगे भाई, K की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R का क्यूब। R कितनी है भाई बोलो, R कितनी है, R है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 10⁻9 और 10⁻⁻6 तो 10⁻3 बचा, और ये हो जाएगा 0.1 है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं 1, और जो 10 का क्यूब है 1000 वो ऊपर चला जाएगा, 10⁻3 बोले तो ऊपर चली गई, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻6। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इक्वेटोरियल लाइन पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हो ना कि मैं यहां पर जो ले रहा हूं कि मैंने जो ये चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, तो जो 50 है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, वरना मैं क्या लगाता kp/r² प्लस a² की पावर 3/2। याद रखो ये चीजें, कंसेप्ट सारे क्लियर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। ठीक है भाई, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट है तो डाइपोल की बात कर रहा है। ठीक है भाई, ये एक सिस्टम है, एक का चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और एक का है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 और लोकेटेड एट पॉइंट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डायग्राम अपने को अलग बनाना पड़ेगा, इस जगह नहीं, यहाँ पे बनाते हैं। ये मैंने एक्सिस बना ली क्योंकि इसमें एक्सिस में पॉइंट दे रखे ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट। अगर मान लो ये मेरे पास x है, ये मेरा y है और ये z है, तो वो कह रहा है कि दो चार्जेस जिनके लोकेशन क्या है, पहला लोकेशन है 0 0 -15। अच्छा, x0 y0 मतलब z एक्सिस पे है, z एक्सिस को पीछे भी बढ़ा दो, -15 मतलब यहां मान लू ये है आपका 0, 0, -15। ये क्या है चार्ज A और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। बहुत बढ़िया भाई।
अगला चार्ज भी है 0,0, मतलब यहाँ पे कहीं है इस एक्सिस पे 0,0, प्लस का 15। ये चार्ज है आपका बी, इसकी वैल्यू क्या है -2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपका जो डाइपोल बना है यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक, ये ध्यान रखो, ये पॉइंट चार्ज है, ये यहां से यहां तक डाइपोल बन गया। इस डाइपोल के आप डिस्टेंस देखो तो ये आपका ओरिजिन होता है 0,0,0, यहां से 15 है, यहां से 15 है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल यहां से यहां हो गया 30। क्या हो गया 30। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल चार्ज? अच्छा पहले तो टोटल चार्ज तो सिंपल सा है यार, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जितना प्लस का है उतना नेगेटिव का है, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये तो प्लस का है, और माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 बोले तो टोटल चार्ज तो जीरो है। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2a, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है। क्या है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30/100 मीटर हो गई, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 7.5 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया आपके सामने कूलॉम इंटू मीटर। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके फॉर्मूले, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको उन क्वेश्चंस को करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अब है प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P एंड रोटेशन इनर्शिया I। अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, -q + q थीटा एंगल पर, तो ये जब रोटेशन करता है तो इसका जो रोटेशनल इनर्शिया है, मान लो I दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और इसका P हमें मोमेंट डाइपोल मोमेंट दे रखा है, तो पूछ रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी क्या है ये हमें प्रूफ करनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें प्रूफ करनी है। अच्छा, जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल डिस्प्लेस करते हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वापिस जो टॉर्क लगाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो क्या है अभी हमने पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का पीई साइन थीटा। माइनस इसलिए है कि ये क्या करता है, वापिस रीस्टोर करता है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा था, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेस किया मैंने ना, एंगल डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अब जब थीटा आपका स्मॉल होता है तो आप ये लिखते हो कि सर जो साइन थीटा है, जो लगभग किसके थीटा के इक्वल हो जाएगा, हम ले लेंगे, तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का पीई थीटा। और हमने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस का पीई थीटा, या ऐसे कह दे एल्फा इज इक्वल टू माइनस का पीई थीटा अपॉन आई। कोई दिक्कत? अब जो एल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो बस यहां पे रख दिया मैंने माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का पीई थीटा बाय आई। थीटा से थीटा कटा, माइनस से माइनस कटा, तो यहां पर हमारे सामने ओमेगा स्क्वायर आ गया पीई अपॉन आई, और ओमेगा आ गया रूट में पीई अपॉन आई। और आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी में होता है 2 पाई इंटू म्यू, और टाइम पीरियड में होता है 2 पाई अपॉन टी। तो आप इसकी जगह रख दो तो सिंपल है, आ गया आंसर 2 पाई म्यू इज इक्वल टू रूट में पीई अपॉन आई। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी एन से या म्यू से शो करते हैं, 1/2 पाई रूट में पीई अपॉन आई। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 8√3 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डायपोल इफ इट इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका आपको वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है 4 × 10⁵।
बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है ना। और ये जो रखने पर जो टॉर्क फील करेगा वो कितना है, टॉर्क फील कर रहा है 8√3। और आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 4 × 10⁵, और सर जो 2a लेंथ दे रखी वो भी 4 सेंटीमीटर दे रखी, सब दे रखा है। इसने फिर क्या पूछा है, क्या पूछा है बताओ, ये हो गया 0.04 मीटर, ठीक है, 0.04 मीटर, ठीक है। चलो 0.04 मीटर, ठीक है। तो 2a कितनी दे रखी है, 0.04 मीटर, सेंटीमीटर में थी मैंने मीटर में बदल दी, थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चार्ज। टॉ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2a ई साइन थीटा। यानी अब जो वैल्यू है वो रख दो कि सर टॉर्क Q निकालना है, 2a दे रखा है 0.04 इंटू ई दे रखा है 4 × 10⁵ इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इतना तो डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 8√3 इज इक्वल टू Q इंटू 0.04, मैं 4/100 लिख दूं, इंटू 4 × 10⁵ इंटू √3/2, ठीक है। चलो भाई 2 2 जा 4 कट गया, ये 2 0 से ये कट गए, बचे 10⁵, ये √3 से डायरेक्ट √3 ये कट गया, 4 2 जा 8 डायरेक्ट 8 से कट गया। तो आंसर आ गया हमारे पास में, सब तो कट गया है ना, सब कट गया पूरा, 1/10⁵, है ना। या ऐसे कह सकते हैं 1 × 10⁻³ कूलम, या 1 10⁻³ तो मिली कूलम, ठीक है। ये आपका चार्ज आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो हमने इसके डाइपोल के क्वेश्चन भी कर लिए। एक और क्वेश्चन देख लो, when an electric dipole P is kept in a uniform electric field E, then what is the value of angle between P and E, will the torque be maximum। बड़ा सिंपल और मजेदार क्वेश्चन है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक डाइपोल रखते हो, ये -Q + Q, तो बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, कौन सा थीटा है। तो अभी आपको बताया था टॉर्क मैक्सिमम होता है PE, और कब होता है, जब आपका एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तब जाके मैक्सिमम होता है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड एन इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। अच्छा, यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन अपने को दे दिया कि एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस और इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन, ये इक्विटोरियल लाइन है भाई, इस पर इनका रेशियो क्या होता है, 2:1 है। अभी अपन ने किया यार, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अपने को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ने कर रखा है, ठीक है। ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप पहले ईमानदारी से इस क्वेश्चन को लिख के करोगे, उसके बाद देखोगे कि क्या इसमें ट्विस्ट है। जो आप आंसर निकालोगे वो आपका सही है, या फिर जो मैंने इसका सॉल्यूशन अभी बना रखा है वो देख लो, वो सही है। तो पहले आप अपने हिसाब से करो, फिर देखोगे आपका आंसर आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर इसको ये जो इसका ये सॉल्यूशन है वो आप लोग करना, ठीक है। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कोई ट्विस्ट भी नहीं है, वो अगले क्वेश्चन में है। पहले ये क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, यानी आपका P दे रखा है, इसने 4 × 10⁻⁹ अलाइंड विथ 30 डिग्री एंगल, ये जो है
30 डिग्री एंगल पे। चलो भाई ये तो देख लो भाई 30 डिग्री एंगल पर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ई दे रखा है 5 इंटू 10⁴। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टॉर्क निकालना है। पी दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹। ई दे रखा है 5 इंटू 10⁴। बताओ और कितने क्वेश्चन कराऊं। एक जैसे क्वेश्चन साइन 30 बहुत इजी है, ये तो मैंने करवा दिया। लो है ना, 5 4 जा 20, 10⁻⁹ और 10⁴, 10 की पावर हो जाएगी -5 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻5, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। हमने सिंपल क्वेश्चन है, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी दे रखा, ई दे रखा, थीटा दे रखा। इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये क्वेश्चन? आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप जो अपने तरीके से करोगे और मैंने जो इसका सॉल्यूशन दिया उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे क्या हुआ। हालांकि मैंने लिख रखा है, लेकिन पहले ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूं। मैंने सोचा जो होमवर्क दे रहा हूं तो उसको आप फिर कैसे पूछोगे, इसलिए आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। ठीक है, चलो भाई। और अगर आप नहीं समझ आए तो कमेंट कर सकते हो, आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो आपका सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, देख लेना ये कैसे आया है। बस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, 2kp/r³ नहीं लगाया। क्यों? मैंने बताया था ये कब लगेगा, जब r इज ग्रेटर देन a होगा, और यहां पर मेरे को r और a लगभग इक्वल दे रखी है, इसलिए मैं वो फॉर्मूला ये नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने ये लगाया है। बस इतना सा इसका ट्विस्ट था। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आज का हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का लेक्चर यहां खत्म होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लो। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं, ठीक है, उसका मोमेंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, है ना। और इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कहां कहां पर, एक्सिस पे निकाला और इक्विटोरियल पे निकाला। उसके बाद में हमने टॉर्क पढ़ा, ठीक है, और टॉर्क हमने कहां पढ़ा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा। और हमने क्वेश्चंस किए, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इतना हमने कर लिया और हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोग इसका रिवीजन करो, इस में जितने क्वेश्चन है खुद करो, और भी आपके पास जो मॉड्यूल है वो करो। ठीक है, वीडियो को आप क्या करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे कि भाई तू पढ़ ले, यहाँ पे तेरा भी भला हो जाए, मेरा तो हो ही रहा है और तेरा भी हो जाए, तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको आप एकदम अच्छे से रिविजन करना, क्वेश्चंस करना। टाटा, बाय बाय।